अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल सिलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको बर वक्त न्यू अपडेट्स मिल सके अपने नॉवेल्स के हवाले से। चलते हैं नॉवल के एपिसोड को रीड करना शुरू करते हैं। नॉवल तेरे इश्क में एपिसोड नंबर 11। ज़रूरी तो बहुत कुछ है मगर फ़िलहाल मेरा इरादा बस हक का ही है, इसीलिए अब जल्दी से बताओ कब मेरे सीने से लगोगी। वो बड़ी बेबाक गुफ्तगू कर रहा था, या शायद महरम को ही ऐसा लग रहा था। अभी अभी प्यार नहीं हुआ मुझे आपसे। वो निगाहें झुकाए सुर्ख चेहरा कुशन के पीछे छुपाने की कोशिश करती हुई कह रही थी, तो बताओ ना कि कब करोगी। वो बेताबी से पूछ रहा था मगर हकीकतन वो उससे नन्हे दिमाग में ये बात डालना चाह रहा था कि महरम के लिए अब अगर कुछ अहम है तो वो जरखान अब्बासी है। वो खुद को उसके शफाफ आंखों में देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसके कोरे दिल, दिमाग और वजूद पर पूरे जरखाना बाजी की छाप हो। वो वैसा ही था या शायद महरम के मामले में हो गया था। कब करोगी, कब करूं आप बता दें। वो उस ऐसे पूछ रही थी जैसे प्यार ना हो मामूल का करने वाला कोई काम हो। उसके इस अदा पर जरखान का दिल डगमगाने लगा। अभी इसी वक्त जरखान का लबो लहजा बोझल हो रहा था। अब अभी तो नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, कुछ दिन बाद कर लूंगी प्यार, जल्दी से कहकर वो करवट बदल गई क्योंकि जरखान की बदलती निगाहें उसका दिल धड़का रही थी। फिर हक भी करोगी ना। जरखान का लहजा मुस्काता हुआ था। मुझे नहीं पता। वो उधर रुख किए ही जल्दी से बोली। जरखान ने बमुश्किल अपना कहकहा काबू किया और कदरे खिसक कर अपनी साइड पर हो गया। फिर एक भरपूर निगाह उसकी पुश्त पर डाली जो उसकी नींद खराब करके शायद वाकई में सो चुकी थी। 2 दिन हो चुके थे। वो ऑफिस नहीं गई थी, जाने का हौसला ही नहीं था। उसमें अपनी बेखुदी पर अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी जिसके जेर असर वो घर में ही छुपी बैठी थी। शाम अपने पर समेटती रात को खुश आमदी कह रही थी। निदा मटर कीमा पका चुकी थी और चूंकि आज वो घर ही थे इसीलिए उसने ज़बरदस्ती निदा को सलमा जहां के कमरे में भेजा और खुद आटा गूंद कर अब रोटियां बनाने लगी। तवे पर गोल गोल रोटियां सेकती वो मुसलसल नम होती आंखों को चिपक रही थी। मगर मुझे यहाँ ऐसे बैठना अच्छा लग रहा है। वो उसके कदमों में बैठा कह रहा था। जमल ने आंखें झपकी, मंजर गायब हो चुका था। तवे पर पड़ी रोटी जलने ही लगी थी। क्या था उसकी हर बात का मतलब? क्या वो भी उसके लिए जज्बात रखता था? अगर हाँ तो अगर हाँ तो फिर इतना बेमेहर क्यों था? वो जाने भी नहीं देते, अपनाते भी नहीं। आंसू साफ करते वो सोच रही थी कि वो इतनी भोली भी नहीं थी, तो फिर क्यों वो ऐसा कर रहा था? कौन सा खेल था जो वो उसके जज्बात के साथ खेल रहा था? जमल ने आखिरी रोटी तवे पर डाली, जज्बात की रो में बहती आखिर वो अपना हाथ बुरी तरह जला बैठी थी। उसकी चीख सुनकर निदा भाग की चली आई थी। अल्लाह जी, ये क्या कर लिया जमल आपी। मैं कह ही भी रही थी कि मुझे कर लेने दे, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया ना नतीजा। वो उसका कलाई थाम कर बिल्कुल ऑन के से अंदाज में उसे डांट रही थी। जमल रोते रोते हंस पड़ी। निदा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। ए लो, अब हंस क्यों रही है? हाथ की पुश्त पर अंगूठे वाली साइड सुर्ख हो रही थी। तुम्हारे यूं डांटने से मुझे ऑन याद आ गया। जमल ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑन के नाम पर निदा के चेहरे पर फूल खिलने लगे। अभी तो गए हैं वो, फिर से याद आ गए। निगाह झुकाकर उसके हाथ पर बरनाल लगाती वो गैर संजीदगी से कह रही थी। जी हाँ, क्योंकि मुझे मेरा भाई हर वक्त याद रहता है। जमल ने नरमी से कहा। हाथ की तकलीफ जाती रही थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब आपकी यादों में कोई और भी मखमल होने लगा है। निदा ने आंख मारते हुए थोड़ी सी जुबान बाहर निकाली। जमल ने फौरन उसे घूरा। इन घूरियों से काम नहीं चलने वाला, बताना तो आपको पड़ेगा। आज ना सही फिर कभी सही। कंधे उचकाते हुए हंसते हुए बोली दोनों नंद बावच। मुस्कुराती हुई सलमा जहाँ के कमरे में चली आई। अम्मी को पता नहीं
चला। जमल ने उसके कान में सरगोशी की। नहीं आंटी सो रही है, बचत हो गई आपकी, वरना मेरी शामत पक्की थी कि आपसे काम क्यों करवाया। निदा ने फिर से गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। जमल ने उसकी पेट पर होले से मुक्का मारा। झूठी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मेरी अम्मी पर गलत इल्जाम लगाती है। जमल ने मसनूई आंखें दिखाई। नहीं, वो इस बार ऑन आए थे ना, तो मेरी सारी शर्म अपने साथ ही ले गए, कहकर निदा ने अपना निचला लब दांतों में दबा लिया। निदा, तुम वाकई बेशरम लग रही हो, जमल ने हंसते हुए कहा। निदा ने अपना कह कहा बमुश्किल रोका। बस करो शैतान लड़की, अम्मी सो रही है। जमल ने अपनी हंसी रोकते हुए उसे तंबी की। निदा अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिला दिया। अरे मुझे अब ख्याल आया, ये अम्मी किस टाइम पर सो रही है? मगरिब के वक्त तो कभी नहीं सोई अम्मी। तबीयत तो ठीक है उनकी? जमल की ने अचानक तशवीश हुई। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैंने अंदर आते हुए आंटी को ब्लड प्रेशर की गोली खिला दी थी, बस तब से ही आंखें बंद किए पड़ी है। अनिता ने संजीदगी से कहा। जमल फिक्रमंदी से उनकी तरफ बढ़ी। अम्मी, अम्मी तबीयत ठीक है आपकी? जमल ने आहिस्तगी से उनके चेहरे से चादर हटाई। क्या हुआ? आवाज़ बोझल थी। उन्हें देखकर जमल की जान में जान आई। कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि खाना खा लेती आप, उसने मोहब्बत से कहा। चलो ले आओ, मैं ज़रा मुंह धो आऊं, कहते हुए वो उठ बैठी। उन्हें वॉशरूम का रुख करते देख जमल और निदा किचन में चली गई थी। फिर खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। मामूल के मुताबिक निदा 11 बजे तक सलमा जहां और जमल के मुश्तरका कमरे में बैठी ऑन की बातें कर रही थी। सलमा जहां तो 10 बजते ही सो गई थी। 11 बजे के करीब निदा भी उसे शब्बा खैर कहती अपने कमरे में चली गई। तन्हा होते ही उसके मुस्कुराते लब सुकेड़े थे। वो थकी थकी सी अपनी चारपाई पर लेट गई। चादर मुंह तक तान कर वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर यादों के जहरीले नाग उसे फिर से डसने लगे थे। इस रात के बाद, उस रात के बाद फिर से एक नया सूरज शुरू होने वाला था। फिर से एक थका देने वाली दिन की शुरुआत। जमल सोच रही थी कि कल सुबह भी ऑफिस नहीं जाएगी। वैसे भी आज सारा दिन वो मुंतजिर ही रही, मगर ऑफिस से कोई कॉल नहीं आई थी। सो अब वो कदरे मुतमैन सी होकर सोने की कोशिश करने लगी, करवटें बदल बदल कर। आखिर उसकी आंख लग गई। उसे सोए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी जब तकिए के साथ बड़ा मोबाइल बजने लगा। पहले ही बेल पर उसकी नींद टूट गई थी। जमल ने मुंह बसोरते हुए शोर मचाता मोबाइल पकड़ा और पहली फुर्सत में अब तो मोबाइल साइलेंट पर लगाया। फिर स्क्रीन पर चमकता अननोन सा नंबर देखा। कच्ची नींद टूट जाने की बायस गुलाबी आंखें को बमुश्किल खोल कर उसने नंबर पहचानने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई थी। मोबाइल की स्क्रीन बुझ गई। जमल ने आराम से मोबाइल तकिए के नीचे घुसाना चाहा, मगर जमल ने आराम से मोबाइल की तकिए के नीचे घुसाना चाहा, मगर फिर से उसी नंबर से कॉल आ रही थी। उसे फिक्र होने लगी, जाने कौन था। कुछ सेकंड शशोपंच में मुब्तला होने के बाद उसने कॉल पिक करके फोन कान से लगाया। दूसरी जानिब से जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो वो उजरत में बोली, हेलो कौन? जमल की नींद के बायस खुमार आलूद आवाज सुनकर दूसरी जानिब मौजूद शख्स के लबों से मुस्कुराहट आई थी। कैसी लगती होगी वो सोते हुए नींद से जाग कर उसकी सब्ज आंखों में जब डोरे पड़ते होंगे, तब कैसी ख्वाबनाक लगती होगी उसकी आंखें। रात के दूसरे पहर शाह का दिल जाने क्या क्या सोच रहा था। कौन है भाई? आवाज में झुंझलाहट थी। मेरी नींद हराम करके आप खुद कैसे सो सकती हैं मिस जमल? शहबाज हसन का भारी और दिलकश संजीदा लहजा जमल के पूरे वजूद में करंट दौड़ा गया था। वो एक झटके से उठ बैठी थी। आंखें पूरी खुल चुकी थी। सॉरी सर, आप? थूक निकलते हुए वो बमुश्किल बोली। हकीकतन उसका हाल खुश हो रहा था। जी मैं ही हूँ। आप बताएं कि 2 दिन से आप किस दुनिया में गायब हैं? वो बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त कर रहा था। स्पीकर से उभरती आवाज से ही लहजे में सर्द मेहरी का आंसर वाज़ेह हो रहा था। जमल ने अपनी पेशानी मसली। कहीं भी नहीं, यही इस इसी दुनिया में अपने घर हूँ। जमल ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इस वक्त तो खैर आपको आपके घर ही होना चाहिए था, मगर कल सुबह ठीक 9 बजे आपको ऑफिस में होना चाहिए। बाकी बात सुबह ही होगी, अभी आप सो जाएं। शहबाज ने ज़रा सख्ती से कहा। मैं नहीं आ पाऊंगी सर, वो जल्दी से बोली। मबादा वो कॉल ही ना डिस्कनेक्ट कर दे। व्हाट? आप बता सकती हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप बिना बताए पहले ही 2 छुट्टियां कर चुकी हैं और अब फिर
सुबह आने से इनकार कर रही है। वजह बताना पसंद करेंगी आप? जमल ने मुंह से इनकार सुनकर दूसरी तरफ शहबाज हसन का दिमाग घूम गया था। उसे इस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आ रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, सुबह नहीं आ पाऊंगी, परसों आ जाऊंगी। जमल मिनमिनाई। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? दूसरी तरफ वो फौरन नरम पड़ा। जमल को झूठ बोलने पर शर्मिंदगी हुई, मगर अब क्या करती? कह जो चुकी थी कि तबीयत खराब है। बुखार बुखार हो रहा है 2 दिन से, उसने बहाना गढ़ा, जबकि शहबाज हसन उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट से उसके बुखार की नौयत समझ गया था। ओके फाइन, 2 दिन हो चुके हैं, अब तक उतर गया होगा। सुबह आप ऑफिस आ जाइएगा। शाह ने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट रोक कर लहजे को संजीदा बनाया। जानता था कि वो उसका सामना करने से कतरा रही है, लेकिन सर, जमल घेघाई। कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर सुबह 9 बजे आप मुझे अपने कैबिन में नजर ना आई तो मैं ठीक आधे घंटे बाद आपकी अयादत करने आपके घर आ जाऊंगा। शहबाज हसन का लहजा मुस्कुराता हुआ था। जमल को तो यही लगा। ओके, जमल ने खफकी से कहा। गुड नाइट आहिस्तगी से कहकर शहबाज हसन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जमल जवाबन में गुड नाइट भी ना कह पाई। जिस्म में थकावट सी उतरने लगी, वो वापस लेट गई। दिल की धड़कनों की रफ्तार कुछ सुस्त सी थी। उसे थकी थकी सी आंखें मूंदी बिन कहे सुन कभी आ हटे मेरे दिल की। अलीज़ा, मैं कह रहा हूं ना कि आज पॉसिबल नहीं है। कहते हुए जरखान के लहजे में सख्ती दराई। फोन कॉल से लगाए। वो ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। लेकिन क्यों जरखान, प्रॉब्लम क्या है? 1 महीना होने को है और मैंने तुम्हें देखा नहीं है। मैं मजीद सब्र नहीं कर सकती। आज तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ मैं। दूसरी तरफ से वो खफकी से बोली थी। नहीं हूँ, जरखान ने आहिस्तगी से कहा। तो फिर कहाँ हो तुम? जहाँ भी हूँ मैं वहाँ आ जाती हूँ, बट प्लीज़ जरखान, मुझे तड़पाना बंद करो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझसे मिल लो प्लीज़। बोलते बोलते उसका गला रोंद गया। जरखान पल भर को बेचैन हुआ। उसने पलटकर सोई हुई महरम को देखा। सुबह के 9:30 हो रही थी और वो हनूज सो रही थी। जस्ट रिलैक्स, हम मिलेंगे, बट आज मैं बहुत बिजी हूँ लीजा। कल शाम में मिलते हैं, अभी फ़ौरन रखो तुम। जरखान ने संजीदगी से कहा। तुम हर बार यही करती हो। कल मिलने के लिए हम दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, मगर तुम फैसला सुनाकर फ़ोन रखने का कह रही हो। और खुद रख दो ना फ़ोन, मैं नहीं रखूंगी। दूसरी तरफ वो उसकी बात सुनकर चिढ़ गई थी। जब भी वो दोनों कॉल पर बात किया करते थे, जरखान खुद से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता था। हमेशा अलीज़ा को ही कहता था। इस तरह थोड़ी और लंबी हो जा बात थोड़ी और लंबी हो जाया करती थी, मगर आखिर में अलीज़ा ही कॉल डिस्कनेक्ट किया करती थी। शायद वो उसकी मोहब्बत का एहतराम करता था। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा फैसला सुनाने का ही आदी हूँ, और तुम मेरी आदतों से बखूबी वाकिफ हो। फिर भी शिकवा बनता तो नहीं है। वो महरम के सोए हुए बेखबर वजूद को देखते हुए खिलाफ मामूल नरमी से कह रहा था, जबकि अलीज़े उसकी आवाज़ में गुरी चाशनी को महसूस करके शर्मसार होगी। ओके फाइन, कल कितने बजे? वो फौरन मान गई। वो मैं बता दूंगा, बट अभी फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कहकर उसने बिना उसकी बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने पहली बार उसकी कॉल खुद से डिस्कनेक्ट कर दी, जिसका एहसास सरखान को तो नहीं हुआ था, मगर दूसरी जाने वाली हैरत से अपने मोबाइल को स्क्रीन को घूर रही थी। जबकि मोबाइल बेड पर फेंकते हुए मैं वो महरम की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर बिखरी ब्राउन बालों को हाथ की उंगलियों से पीछे हटाते जरखान ने उसे हौले से पुकारा था। हनी। उसकी ठंडी उंगलियों के लम्स पर वो जरा सा कसमसाई। जरखान ने नरमी से अपनी शहादत की उंगली से उसके बंद पलकों को छुआ। घनेरी पलकें उसकी इस जसारत से लरज उठी थी। जरखान की शहद रंग आंखों में शौक उतरने लगा। महरम उठो। जरखान ने उसके बाल सहलाए, तभी उसकी मोबाइल पर बेल हुई थी। आवाज़ इतनी तेज तो ज़रूर थी कि महरम की नींद टूट गई। जरखान ने हाथ बढ़कर मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। अलीज़े की कॉल थी। जरखान ने पेशानी पर बल पड़े मूंछों तले दबे लब सख्ती से भींचते हुए उसने कॉल पिक कर ली। और स्ट्रॉन्ग लहजे में दरजदगी थी। निगाहें महरम के बिखरे बिखरे सरापे पर थी, जबकि उसे अपने करीब बैठे देखकर महरम सीधी होकर बैठ चुकी थी। तकिए के साथ पड़ा दुपट्टा जल्दी से शानों पर फैलाया।
जरखान के लब उसकी बदहवासी पर हौले से मुस्कुराए थे, जबकि दूसरी जानिब अलीजा कह रही थी, नो, नॉट विथ मी, इट्स विथ यू जरखान। तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। अलीजा की आवाज़ में नाराज़गी थी। महरम ने शानों पर बिखरे बाल समेट लिए और सरद से बेड से उतरी। मैंने क्या किया है? कहते हुए उसने वॉशरूम में घुसती महरम की पुश्त को देखा। तुम खुद से पूछो कि तुमने क्या किया है। कितनी अजीब बिहेव कर रहे हो तुम यार। अभी कुछ देर पहले तुमने मेरी बात सुने बगैर ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब कॉल पिक करते ही इतना रूड अंदाज। जरखान प्लीज, मैं परेशान हो रही हूँ, तुम मुझसे आज ही मिलो ना। वो मुल्तजी हुई। जरखान के चेहरे पर गहरे संजीदगी थी। मैं तुम्हें कल का कह चुका हूँ अलीजा, तुम्हारे बार बार यूं मुझे कॉल करने से मैं बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा ना कि ज़रूरी काम है मुझे। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता सख्त बेजार सा हो रहा था। लेकिन जरखान दूसरी जानिब वो रोने लगी। अलीजा, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। वो कदर सर्द मेहरी से बोला। अलीजा को उसकी बेमहर पर पहले से बढ़कर रोना आया। तुम्हें पता है मिस्टर अब्बासी, दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो तुम, सबसे बुरे। वो फ़ोन पर ही चिल्लाई थी। आई नो दैट। अब फ़ोन रखो। उसके शिकवे पर जरखान के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया। रख रही हूँ मगर अब तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, गुस्से से कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जरखान की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें नमूदार होने लगी। लीजा जाफरी कभी भी उसके लिए अहम नहीं थी। कॉलेज में ही उससे जरखान की मुलाकात हुई थी। वो अपनी जी तोड़ कोशिशों से पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने में कामयाब हुई थी और फिर बहुत जल्दी उसने उससे अपना तारुफ जरखान की मंगेतर के तौर पर करवाना शुरू कर दिया था। जरखान अब्बासी ने बात को सीरियस तब लिया जब वो अपने लिए आने वाले प्रपोजल से इनकार करने लगी और फिर बड़े आराम से उसे आगाह करती कि उसने फलान प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जरखान जिस कदर बिखर चुका था, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने का कोई इरादा नहीं रखता था। ऐसे में बख्श और अलीज़े ही थे जिन्होंने उसे किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ा। नतीजतन चंद साल पहले ही अलीज़े का प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर चुका था। जरखान ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अलीज़े को तो जैसे ज़िंदगी की नवीद मिल चुकी थी। उसका जब दिल करता धड़ल्ले से अब्बासी हाउस चली आती और फिर हकीकतन मुलाजमों की शामत आ जाती। जरखान को ये पसंद है, ये पकाओ। जरखान को ये पसंद है, ये म, ये पसंद नहीं, ये मत। कहीं उसे पर्दों के कलर बहुत डल लग रहा होता तो वो उसी वक्त पर्दे चेंज करवा देती। कभी गार्डन में चली जाती तो ऐसे नहीं, ऐसे करो कहकर मालियों का सर खा लेती। घर का एक एक मुलाजिम अलीज़े से वाकिफ था। हत्ता कि रात के वक्त गार्डन में दंदनाते वाले बुलडॉग्स भी अलीज़े से वाकिफ थे। मगर एक जरखान ही था जो उससे वाकिफ होकर भी ना वाकिफ था, जो उससे अटैच होकर भी जज्बाती तौर पर उससे बहुत दूर था। अलीज़े जैसी कॉन्फिडेंट मॉडर्न खूबसूरत लड़की जाने क्यों कभी भी उसके दिल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई। जाने क्यों वो हमेशा अपने खौल में ही बंद रहा था। उसे खुद सताइशी का शौक नहीं था। उसे कभी ये ख्वाहिश नहीं रही थी कि कोई भी लड़की उसे चाहिए, उससे मोहब्बत करे। लड़कियां खुद ही उस पर मरती थी। लेकिन जब से महरम उसकी ज़िंदगी में आई थी, जाने क्यों उसके दिल में ये ख्वाहिश सर उभारने लगी थी कि वो उसकी खौफसदा आंखों में अपना अक्स देखे, उसके नाजुक लबों से अपना नाम सुने, उसके दिल की धड़कनें बस सरकार के नाम की माला जपे। वो देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था। मगर जब महरम उसे चाहेगी तो क्या वो भी मोहब्बत जैसे जज्बात से वाकिफ हो पाएगा या नहीं? जरखान मोबाइल बेड पर फेंकते हुए बेड पर ही लेट गया। टांगे बेड से नीचे लटक रही थी। कमरे की वेल डेकोरेटेड छत को घूरता वो न जाने क्या सोच रहा था जब वो वॉशरूम से बाहर आई थी। मगर वो उस छत पर निगाहें टिकाए यूं ही लेटा रहा। महरम ने तौलिए में लिपटे गीले बाल शानों पर गिरा लिए और तौलिया एक तरफ रख कर दुपट्टा ठीक से शानों पर फैला कर उसकी तरफ आई। महरम के दिल में उसका खौफ अपनी जगह, मगर इतने दिन साथ रहने का असर ये ज़रूर हुआ था कि वो उसे नोट करने लगी थी। रात 8 बजते ही उसका इंतज़ार करना शुरू कर देती। वो अनजाने में उसकी आदी होती जा रही थी और अब जबकि वो यूं बिना किसी हलचल के यकटिक छत को देख रहा था तो महरम को तशवीश ने आग गिरा। वो छोटे छोटे कदम रखते उसके सामने आ खड़ी हुई, मगर तब भी जरखान ने उसकी तरह तरह निगाह ना की तो वो बोल पड़ी।